हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को, जय हिंद। और आपका द फ्यूचर क्रिएटर्स चैनल पे स्वागत है और अभिनंदन है। तो बाकी विषयों की तरह जैसे बाकी विषयों के आपके सिलेबस इंट्रोडक्शन हुए हैं, उसी तरीके से आज डीएलएड के लिए, यूपी डीएलएड और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सिलेबस डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आपके लिए काफी जो है लाभप्रद होगा। इससे आपको सिलेबस का जो व्यू है, जो इनके कंटेंट्स के व्यू हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इसके अंतर्गत आने वाली जो भी सामग्री है, जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य सामग्री है, उसको हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को संस्कृत को लेकर के क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है ना। अगर बात करें संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा भाई हिंदी के समकक्ष ही है, क्योंकि देवनागरी लिपि से ही दोनों आते हैं। लिपि की बात करें तो भाषा के लिखने के चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। जहां तक भारत में बात करें तो सबसे प्राचीनतम लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि को मानी गई है, जिसे धम्म लिपि भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा की बात करें तो आपको पता ही है कि विश्व के प्राचीनतम भाषाओं में से एक आपकी संस्कृत भाषा रही है। भैया इसका जो है आपका हमारे जितने साहित्य, भारतीय साहित्य लिखे गए हैं, उसमें इनकी समृद्ध परंपराएं रही हैं, है ना। तो जितने भी हमारे जैसे कि आपके वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए हैं, वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। हालांकि अगर बात करूं मैं तो संस्कृत को प्रसिद्धि कब मिली है, तो 9वीं शताब्दी के बाद से इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली है ना। काफी प्रचारित हुआ, काफी जो है प्रसिद्ध हुआ। संस्कृत भाषा का एक अस्तित्व बना, अच्छा खासा अस्तित्व बना, और एक वैश्विक स्तर पे इसको अच्छी पहचान मिली थी 9वीं शताब्दी के बाद से। हालांकि इसका कुछ अता पता नहीं है कि संस्कृत भाषा अस्तित्व में, मतलब इसका जन्म कहाँ से हुआ है। क्योंकि अगर बात करें अपने देश की, तो भारत देश को सबसे पहले बहुत प्राचीनतम नाम रहा है आपका जम्बू द्वीप कहा जाता था इन्हें। तो जम्बू द्वीप से जो है प्राकृत और पाली को जो है कि माना गया कि ये प्राचीनतम भाषाओं में से एक रही है। जम्बू द्वीप की बात करें, यानी भारत की बात करें तो, है ना। तो संस्कृत एक विश्वव्यापी भाषा भी है और इनको प्रसिद्धि बाद में जाकर के मिली है। हालांकि अगर आप फाइंड करेंगे, आप पीछे जाकर के देखेंगे इतिहास में, तो जो ऋग्वेद, जो कि विश्व का प्राचीनतम वेद कहा गया है, ऋग्वेद, उसमें जो है कि संस्कृत का प्रयोग किया गया है। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है, हालांकि उसको वैदिक संस्कृत कहा गया, उसको क्या बोला गया, वैदिक संस्कृत बोला गया। लेकिन अगर बात करें तो इससे यह पता चलती है कि हमें पता नहीं है कि संस्कृत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हम इसको बहुत ज्यादा बाद में, और आज भी जो है भारत में इसलिए भी इसको मान्यता देने का जो है कि होड़ लगा रहता है, क्योंकि संस्कृत जो है प्राचीनतम, जो हमारे वेद पुराण को हम लोग फॉलो करते हैं, जो हमारे दर्शन है, भारतीय दर्शन है, वो भी आप किसको फॉलो करते हैं? जो धर्म है, दर्शन है, वो संस्कृत को फॉलो करता है। जो हमारे सनातन धर्म भी चले आ रहे हैं, वो किसको फॉलो कर रहा है? संस्कृत को फॉलो कर रहा है। इसलिए हम जो है कि होड़ मचाए रहते हैं कि संस्कृत को एक राजभाषा का दर्जा दिया जाए, है ना। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं तो हमारा जो संविधान है उसमें भी जो है 8वीं अनुसूची में संस्कृत का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है आपका, है ना। यहाँ नहीं तो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में बन सकता है आपका ना। तो 8वीं अनुसूची में संस्कृत का स्थान दिया गया है। वहीं पे मैं बात करूं तो आधिकारिक राजभाषा के रूप में संस्कृत को सबसे पहले उत्तराखंड ने अपनाया था। कब? 2010 में जो है कि दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया संस्कृत को। वहीं पे 2019 में चल के उत्तराखंड के बाद की बात करूं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, दो ही राज्य ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृत को, दो राज्य याद रखिएगा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, दो ही राज्यों ने जो है इन्हें आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाया है। जहां पे 2010 में दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया उत्तराखंड ने, वहीं पे यही कार्य, सेम कार्य जो है कि 2019 में हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया था। तो इससे ये पता चलता है कि संस्कृत भाषा जो है कि काफी, जिसे कहें कि समृद्ध रही है। और साथ ही अगर अन्य राज्यों में अगर इनके प्रचलन की बात करूं तो लोग जो है कि अगर इनको शामिल करते हैं अगर संस्कृत को, हालांकि उत्तराखंड ने इसको इसलिए क्योंकि आपको पता है कि पांडित्य बहुत ज्यादा पाया जाता है उत्तराखंड में ना, पंडितों की होड़ आपने देखी होगी वहां पे, तो इसलिए क्योंकि वेदों वगैरह का जो है कि बहुत ज्यादा वहां पे प्रचलन है, ये भी एक रीजन रहा है। और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, समृद्ध करना उद्देश्य रहा है हमेशा से, है ना। तो संस्कृत भाषा को हम भी अपने पाठ्यक्रम में इसीलिए शामिल करते हैं कि हम भूल न जाए इस भाषा को,
है ना, हम भूल न जाए इस भाषा को, इसी वजह से संस्कृत भाषा को जो है कि शामिल किया गया है। और हम कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी भी आप सीबीएसई बोर्ड में देखेंगे, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में अप टू क्लास 8 तक के जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड किया जाता है संस्कृत को, कि बच्चे थोड़ा बहुत संस्कृत को भूले ना, ये हमारे देश की परंपरा है, कल्चर है, संस्कृति रही है। और जो हमारे वेद पुराण उपनिषद हैं, इनका भी जो है कि इनके जो व्याख्यान है वो संस्कृत में आपको देखने को मिलेंगे, संस्कृत में इनका वर्णन किया गया है। तो इसी वजह से इनका अस्तित्व बना रहे, इसलिए हम इसको पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं। और यही रीजन है आपको भी पढ़ने का, डीएलएड में पढ़ने का रीजन भी यही है कि आप अपने बच्चों को समृद्ध बनाएं, संस्कृत में संस्कृत के ज्ञान कराते रहें, है ना। आइए अब अपने असली मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में, यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत को किस रूप में, क्या पाठ्यक्रम के साथ पढ़ना है। हालांकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि हिंदी भाषा के समकक्ष है आपका संस्कृत भाषा, तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक भी आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है और पेडागोजी का पोर्शन लास्ट में है, जिसमें आपको वो सामग्री बतानी है, आपको वो उस सामग्री का डिस्कशन किया गया है जिससे बच्चों को सीखना, समझना, पढ़ना है। जैसे कि श्रव्य सामग्री हो गई, दृश्य सामग्री हो गई, कैसे बच्चों को क्या चीज दिखा करके, पढ़ा करके, बता करके उन्हें विकास के क्रम में ले जाए, शिक्षा के क्रम में ले जाए। तो ये हमारा जो है कि संस्कृत को लेकर के यहाँ पे वर्णन किया गया है। आइए सिलेबस की रणनीति को देख लेते हैं, और हमारा इरादा यही है कि आपको इस लेवल तक रटा दिया जाए। देखिए हमारा काम है आपको बताना और साथ ही आपको होमवर्क देना, आपको बार बार प्रैक्टिस कराना। लेकिन जो बच्चा बार बार आप देने के बाद भी, उस पाठ्यक्रम कराने के बाद भी, पूरा सिलेबस कवर कराने के बाद भी उसको नहीं पढ़ रहा है, रिविजन नहीं कर रहा है, इसमें हमारी गलती नहीं है। हम बार बार यही कोशिश करेंगे कि आपके सामने जो है कि पूरा सिलेबस रख दिया जाए, समझा दिया जाए, पढ़ा बता दिया जाए। उसके बाद भी कोई शंका होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको नंबर शेयर किया जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पे आप अपनी समस्या को रख सकते हैं किसी भी तरीके की। ठीक है, आइए बाकी विषयों की तरह इनका भी जो है इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, बाकी किसी ने अगर क्रैकडेमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जा करके क्रैकडेमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और यहीं पे हमारा बैच स्टार्ट कर दिया गया है। यहीं पे हमारा बैच स्टार्ट कर दिया गया है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, CRACKADEMY, क्रैकडेमी एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पे जाइए और क्रैकडेमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बैच मिल जाएंगे, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको डेमो क्लासेस यहाँ पे सारे विषयों के दिए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज जारी करने जा रहे हैं हम लोग जल्दी ही बैच के थ्रू एप्लीकेशन में। ठीक है, तो सारे विषयों का भी आपका टेस्ट भी होता रहे, एग्जाम भी होता रहे, और विषयगत जो भी जानकारी आपको मिलती रहे। विषयों की बात करें तो आपको पता ही है, हर विषय में आप जो है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 8 विषय है। बाल विकास, शिक्षण, अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत जो है कि आपका बचे संस्कृत और उर्दू में ऑप्शन है बेटा, आपका संस्कृत या फिर उर्दू आप एक लेना है। कंप्यूटर है, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और संगीत है, इंटर्नशिप आपका यहाँ पे शामिल किया गया है। तो ये है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। आइए देख लेते हैं। बाकी इन चीजों की चर्चा करूंगी तो 50% उत्तीर्णांक लाना आपके लिए बहुत जरूरी है। उत्तीर्णांक है आपका 50% हर विषय में, सारे विषय को लगे हर विषय में 50% क्वालिफाई करना जरूरी है आपका। ठीक है, बाकी माध्यम हिंदी होगा आपका। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसको, हम लोग को ना क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। खूब ढेर सारा प्रैक्टिस कर जाएंगे, जितना पढ़ पाए उतना पढ़े। ये क्या है, जैसे बचपन से ही हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, है ना, 5 एनिमल्स नेम, 5 वाइल्ड एनिमल्स नेम, 5 पेट एनिमल्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, फ्लावर्स नेम, ये सब पढ़ते हैं। तो संस्कृत में इन शब्दों को क्या क्या कहा जाता है, इस पे हम लोग अभ्यास करेंगे। तो पहला विषय आपका क्या, पहला आपका चैप्टर क्या होने वाला है, आसपास की वस्तुएं, उनको संस्कृत में क्या बोला जाता है, पशु पक्षियों के नाम, इनमें जो है कि ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। इस पे जो है कि PYQ वगैरह भी लेकर के आएंगे हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और साथ ही जो है प्रैक्टिस सेट भी रहेगा आपका, मॉक टेस्ट वगैरह भी कराया जाएगा। इसमें आपके ये नहीं, आपको जो है कि क्या कराने जाएंगे, रटाना है हमें। ठीक है, तो ये जो है कि आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, इसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा और आपको भी पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, समझने वाली चीजें नहीं, यहाँ पे रटने की बात आ जाएगी, जाहिर सी बात है, हमें थोड़ा सा रटना पड़ेगा। जानवरों के नाम, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, अन्य जो है कि टफ वर्ड्स भी जो है कि इस चैप्टर में मिलेगा हमको। चलिए वो अगले में है, मैं बताऊंगी। नीति परक जो बातें हैं आपकी,
जैसे आप मोरल कोटेशंस भी कह सकते हो, मोरल कोट्स भी कह सकते हो, उसमें जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी असली मुद्दे आते हैं यहाँ पे, संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी। ठीक है, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों और वचनों का ज्ञान। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा के अंतर्गत इंग्लिश में भी आप पढ़ते हो, हिंदी में भी आप पढ़ते हो, नाउन जब पढ़ते हो तो नाउन के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं? नंबर पढ़ते हैं, जेंडर पढ़ते हैं, केस पढ़ते हैं। हिंदी में क्या पढ़ते हैं? लिंग पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं और कारक पढ़ते हैं। उसी तरीके से संस्कृत में भी संज्ञा के अंतर्गत आने वाले तीनों टॉपिक्स हैं आपके। कौन कौन से? लिंग, वचन, कारक। अब मैं बात करूं हिंदी में बात करूं लिंग की, तो लिंग दो तरीके के हम लोग पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हिंदी में। संस्कृत में बात करूंगी तो यही तीन हो जाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। न्यूटर जेंडर इंग्लिश में बोला जाता है, जो निर्जीव प्राणी होते हैं उनके लिए। नपुंसकलिंग में आ जाएंगे, तो लिंग में यही थोड़ा सा परिवर्तन हिंदी से थोड़ा सा आगे हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और अगर बात करूं यहाँ पे वचन की, तो वचन में भी हम लोग संस्कृत में तीन प्रकार के वचन पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में दो वचन पढ़ते हैं, एक वचन, बहुवचन, बस। लेकिन संस्कृत में हमको तीन वचन पढ़ना है, क्योंकि हमारे जो धातु के रूप चलेंगे, सर्वनाम के विभक्ति के रूप चलेंगे, तो वहां पे हम लोगों को वचन तीन प्रकार में ही लेके चलना पड़ेगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी एक लोगों के लिए दो लोग, एक इंसान के लिए दो लोगों के लिए तीन, दो से अधिक लोगों के लिए बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पे रूप जो चलता है ना, वो तीन वचनों में चलता है। इसी वजह से संस्कृत में वचन को तीन वचनों में शामिल किया गया है। ठीक है, सर्वनाम में अगर बात करूं मैं सर्वनाम की बात करूं, तो सर्वनाम थोड़ा सा विस्तृत होगा यहाँ पे, जिसमें सर्वनाम भेद की बात करूं अगर मैं, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? यही होता है ना, सर्वेशाम नाम, यानी कि सभी का नाम संस्कृत में सर्वनाम कहलाता है, सर्वेशाम नाम कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि सब तरह के नामों को क्या कहा जाता है? सभी तरह के नामों को सर्वनाम बोला गया है संस्कृत में। हिंदी में अगर बात करें तो सार्वनामिक शब्द आपके 11 होते हैं, है ना, 11 होते हैं भेद के अनुसार। ठीक, लेकिन सर्वनाम अगर संस्कृत की बात करूं मैं, संस्कृत में आपके 35 सर्वनाम हो जाते हैं, 35। कितने? 35 सर्वनाम हो जाएंगे। उसमें से आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि त्व हो गया, नाम हो गया, पर हो गया, पूर्व हो गया, उत्तर दक्षिण हो गया, असद हो गया, युष्मद हो गया, अस्मद हो गया, इत्यादि। इसमें से बहुत सारे जो है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, सर्वनाम का डेफिनेशन, परिभाषा हम लोग क्या पढ़ते हैं? सर्वनाम का परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो इसको फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि अगर मैं उदाहरण लूं सर्वनाम का, तो सर्वनाम के कुछ ऐसे शब्द जो आप इनको फॉलो नहीं करते, जैसे कि सर्व, सभी, विश्व, द्वि, ये क्या लग रहा है आपको? उभय यानी कि दोनों। ठीक है, एकः, एकतर, एकतम, इत्यादि, है ना। तो ऐसे शब्द अब ये क्या लग रहे हैं? देखिए, सर्व, विश्व, द्वि, उभय, एकः, एकतर, एकतम, क्या ये हिंदी में देखने को मिलते हैं सार्वनामिक शब्द के रूप में? ये संस्कृत में मिलेंगे आपको, जो कि इस बात को इसके डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है कि संज्ञा के स्थान पे खुद संज्ञा हो गया ना, ये तो खुद संज्ञा हो गया ना फिर हिंदी में अगर बात करें तो। लेकिन कुछ ऐसे शब्द, इन्हीं को हम लोग को पढ़ना है, इन्हीं को विधिवत पढ़ना है। साथ ही जो आपके सार्वनामिक शब्द हैं 35 के 35, इनका रूप चलेगा सातों विभक्ति में, तीन वचन में, 7 विभक्ति में इनका रूप चलेगा। ठीक है, इनका रूप, इसको याद करना पड़ेगा हमें, तो इनका रूप चलाएंगे। ठीक है, 3 वचन और 7 विभक्ति में इनके रूप चलेंगे। तो ये हो गई सर्वनाम की बातें। ठीक है, सर्वनाम की बातें हो गई। उसके बाद आप कारक की बात कर लें। कारक में भी जो है कि हिंदी में कारक आपने कितने प्रकार के पढ़े? 8 प्रकार के पढ़े, 8 प्रकार के कारक पढ़े। इसमें कारक जो संस्कृत में आपको 7 प्रकार के पढ़ने हैं, क्योंकि 7 में ही आपके रूप चलने हैं।
सात में ही आपके रूप चलने हैं, तो 7 कारक इसमें पढ़ेंगे। लेकिन बाद में उसको जो है संबोधन के रूप में भी शामिल किया गया है ना, संबोधन जिसको 8 कारक बोला गया है हिंदी में। ठीक है, तो इसको पढ़ना, विभक्तिक चिन्हों को पढ़ेंगे, विभक्ति को पढ़ेंगे, सातों विभक्तियों को पढ़ेंगे, इसमें चलने वाले रूपों को पढ़ेंगे। कारक के भेद में अगर कहें तो कारक 2 प्रकार के माने गए हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक को 2 रूपों में स्वीकार किया गया है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। ठीक, विभक्ति ही कारक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से जो है कि कारक को हम लोग शामिल करेंगे। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा है जैसे कि उपपद क्या होता है? जैसे आपने आपके स्कूल वगैरह में आपने देखा होगा, थोड़ा सा आपके निजी जीवन से उदाहरण समझाना चाहते हैं कि जैसे कि आप स्कूल कॉलेज जाते हो तो एक प्रिंसिपल होते हैं, एक वाइस प्रिंसिपल होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है वाइस लगा के, होता है ना। उसी तरीके से आपके प्राइम मिनिस्टर कहें, होता नहीं हमारे देश में, लेकिन मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हो गए तो वाइस लगा देना, तो वाइस उसी तरीके से जो है कि कारक में भी उपपद होता है। एक कारक हो गया, उसमें विभक्ति लगेगा कि विभक्ति है, लेकिन उसके बगल में बैठा रहेगा, उसको अलग तरीके से सेटिस्फाई कर रहा होगा, संतुष्ट कर रहा होगा वो शब्द। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लूं मैं, नगरम, अगर बात करूं नगरम उभयतः क्या लग रहा है यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है? अब यहाँ पे जब नगरम आप पढ़ेंगे, नगरम जब आप पढ़ोगे तो नगरम लगेगा कि ये कर्म कारक का है, लेकिन इसके साथ एक शब्द बैठा है उभयतः, दोनों तरफ, नगर के दोनों तरफ क्या है? जंगल है, वन है, जंगल है, वन है। तो यहीं पे जो उभयतः है ना, ये उपपद का काम कर रहा है, उपपद का काम कर रहा है। तो कारक में इस तरीके से हम लोग को चलना है। तो कुछ अन्य नियम भी होंगे जिसको हम लोग संस्कृत में जोड़ते हुए चलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होगा हिंदी से। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर हो गया। तीसरे चैप्टर की बात करूं मैं तो धातु रूप के अंतर्गत लट, अब यहाँ पे लकार पढ़ेंगे। लकार का अर्थ क्या है? टेंस, काल। हिंदी में आप लोग काल पढ़ते हैं, काल 3 प्रकार के हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे, 3 प्रकार के हिंदी में काल पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, तो संस्कृत में इसको क्या बोला जाता है? संस्कृत में इसको बोला जाता है लकार। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग, 5 पढ़ेंगे लकार। संस्कृत में 5 लकार पढ़ना है। कैसे? लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लिट लकार यानी भविष्यत काल, लोट लकार यानी कि आपका आज्ञा के अर्थ में, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी से जो है कि इच्छा जता रहे हैं, तो आज्ञा ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो वहां पे जो है लोट लकार के अर्थ में क्रिया को लेके चलेंगे, है ना। या बॉटल उठा दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए, यहाँ पे तो कोई काल दिखाई नहीं दे रहा है, तो आज्ञा के अर्थ में। उसके बाद आएगा चाहिए के अर्थ में विधिलिंग, विधिलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन 5 लकारों में हमारा रूप चलेगा धातु का। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु बोला जाता है। जैसे कि पढ़ना का पठ होता है, पठ, तो पठ का रूप चलेगा, तो पठ का लट लकार में चलेगा, यानी कि वर्तमान काल में ता ते ती लगता है, था थे थी लगता है लंग लकार में, लिट लकार में भविष्य गा गे गी लगेगा, जैसे वह पढ़ता है, सह पठती। वहीं पे आपका भूतकाल में हो जाएगा अपठत हो जाएगा, वहीं पे विधि लिट में हो जाएगा आपका पठसी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसी तरीके से आपका चलेगा। ठीक है, पठिष्यति। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से हो जाएगा। तो कहने का सेंस है कि जो धातु रूप है वो आपके सारे लकारों में चलेंगे, 5 के 5 लकारों में, वो थोड़ा सा हमको लर्न करना पड़ेगा। और उसमें तीनों पुरुषों में चलेंगे। पुरुष कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए इसमें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में किसी अन्य पुरुष की बात करेंगे, ठीक है, किसी अन्य लोगों की बात करते हैं, जैसे वह हो गया। और वहीं पे मध्यम पुरुष में आपकी बात करेंगे, यानी कि श्रोता की बात की जाती है। उत्तम पुरुष में खुद को रखा जाता है, मैं के अर्थ में। ठीक है, तो 3 पुरुष 3 वचनों में आपका रूप चलेगा धातुओं का लकारों में। ठीक, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। और यही से जो है टेंस से ही जैसे आपके सेंटेंस बनते हैं ना,
टेंस से ही इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, उसी तरीके संस्कृत में भी यहीं से आपको क्या मिलता है, यहीं से आपको वाक्य बनाने आएगा संस्कृत में, ट्रांसलेट करने का, हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेट करना है तो यही पढ़ने के बाद आपको आने लगेगा। ठीक है, उसके बाद संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुषों का प्रयोग पढ़ेंगे। अच्छा, यही जो है कि यहाँ पे आपका मुख्य है, ये आता है आपका 2 से 3 प्रश्न इस पे आता है, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके आते हैं, जितने भी आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, टेट के एग्जाम करा जाते हैं, उसमें ये पूछता है सरल संस्कृत वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत के वाक्य दिए रहेंगे, स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको आपको हिंदी में क्या करना रहेगा, ट्रांसलेट करना रहेगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने इसी की बात की थी, जैसे ये थोड़े से हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे। ये सस्वर वाचन करने की बात करें तो बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहा है। सस्वर वाचन हमको भी, हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें भी सीखना है, और जब हम सीखेंगे तभी तो पढ़ा पाएंगे, तभी तो पढ़ा पाएंगे। जैसे नीति परक बातें जो आपके मोरल कोटेशंस है, गुड कोटेशंस होते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लूं, जैसे परोपकारः पुण्याय, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, है ना, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, ये नीति परक बात है। अर्थात जो हमारे पुण्य होते हैं वो किसके लिए होते हैं, परोपकार करने के लिए होते हैं। ठीक है, और जो पाप होते हैं वो किसके लिए हो गए, वो तो जो परपीडन, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला, दूसरों को दुख देना। ठीक है, तो ये हमारी नीति, यानी कि दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है और दूसरों का उपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इसका पूरा अर्थ ये है। तो नीति परक बातें, उसको थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, बहुत ढेर सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है इनमें से पूछ दे, है ना, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बेस्ड जो है आपका यहाँ पे जो है कि सिलेबस चल रहा है। ठीक है, तो उसी को आधार बना करके हम, बाकी वही श्लोक मिलेंगे आपको, श्लोक पढ़ने को, नीति परक वाक्यों का अर्थ ज्ञान समझना है हमें। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान सिलेबस में है, लेकिन आप 50 तक याद कर जाइएगा। 1 2 3 4 5, है ना, षष्ठ सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश, इसी तरीके से जो है कि आगे 50 तक की गिनती हमको याद कर जानी है संस्कृत में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये आपका जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन, ये पेडागोजी का है, शिक्षण का है, संस्कृत में शिक्षण का है। बच्चों को आप कैसे शिक्षा दोगे, इसमें किन सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को कैसे सिखाना है, कैसे जो है कि नियम बताने हैं, उनके विशेषता स्वरूप, इनको समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका शिक्षण का पार्ट है। बाकी ये मौलिक व्याकरण था आपका संस्कृत का, ये मौलिक व्याकरण था। उसमें जैसे हिंदी में भी आपका एक पेडागोजी वाला पोर्शन होगा और एक जो है कि मौलिक व्याकरण होगा, उसी तरीके से संस्कृत में। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, संभावित शिक्षण विधाएं, यानी कि विधियां जो है, शिक्षण की विधियां कौन कौन सी, जैसे कि दृश्य सामग्री हो गई, श्रव्य सामग्री होगी, बच्चों को कैसे प्रयोग करके, दिखा करके, पढ़ा करके, सुना करके, है ना, ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा बच्चों को कैसे पढ़ाना है, समझाना है, वस्तुओं के द्वारा, सामग्री के द्वारा कैसे आप बच्चों को समझाने में सफल होंगे, इन सारी चीजों की चर्चा इसमें है। शिक्षक प्रशिक्षुओं को गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप करके सीखना, उच्चारणाभ्यास, अनुकरण वाचन, सामूहिक कार्य, खेल, अभिनय, शामपट, चार्ट, मॉडल, चित्र, शब्द कार्ड और पट्टिका के द्वारा गतिविधियां कराते हुए शिक्षण अधिगम सिखाना। इसको, ये शिक्षकों के लिए है, लेकिन शिक्षक जब सीखेंगे तभी तो सिखाएंगे, तो ये आपके लिए भी है। ठीक है, ये आपके लिए भी, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, मार्गशीर्ष शब्द किस महीने का बोधक है, एक बार, अब इसमें महीने भी आपको संस्कृत में याद करने हैं, है ना। मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति, अब देखिए मधु शब्द है ना, अब इसकी सप्तमी विभक्ति में चलेगा, वचन में चलेगा आपका, इसको कैसे याद करना है। ठीक है, आकारांत, इकारांत, उकारांत कैसे लेकर के चलना है, इन सारी चीजों का प्रयास करना है हमको। ठीक है, उसी तरीके से जो है संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं, मैंने अभी भी बताया आपको 3 प्रकार के, है ना। फिर उसके बाद अति लघु उत्तरीय, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसके बाद शॉर्ट, उसके बाद लॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस में, एकेडमिक सिलेबस में जो है इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये थे आपके संस्कृत के सिलेबस, और इनको चैप्टर वाइज मैं बताऊंगी कैसे डिवाइड करना है। जिस दिन मैं पहला क्लास लूंगी डे 1 का, उस दिन मैं चैप्टर में दिखा दूंगी आपको कि इस चैप्टर में हम लोग इतने चैप्टर्स में कैसे लेकर के पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस आपका यही है, यही पढ़ना है, यही समझना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं क्लास में विषय के साथ, करिकुलम के साथ, और जितनी आपकी
पाठ्यक्रम विधि है उसको साथ लेके रहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद आप सभी को।